Hey everyone, I am Sumit Jha. I welcome you all on Commerce Ki Class channel. So this is the second video of our economic lecture series. So first chapter का ये second part है. First chapter Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. अच्छा, हमारी बुक में ना हमारा जो नया सिलेबस है इसमें देखोगे ना दो चीजें ऑब्जर्व करना. बुक में किसी किसी पैराग्राफ में ना ऊपर लिखा रहेगा डू यू नो एंड किसी किसी पैराग्राफ के ऊपर लिखा रहेगा यू शुड नो. सो जो डू यू नो वाला है वो जस्ट आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, बट जो यू शुड नो वाला है वो आपको पढ़ना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं, राइट. सो हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना ये पहले डेवलप हुआ. ऐसा नहीं है कि माइक्रो था मैक्रो नहीं था, दोनों थे, बट जो इंपॉर्टेंस है पहले वो माइक्रो की है, राइट. सो माइक्रो इकोनॉमिक वाज डेवलप्ड फर्स्ट एंड कैन बी ट्रेस बैक टू द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स. ये बहुत पहले से है. लाइक जो फेमस इकोनॉमिस्ट है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर भी माना जाता है. सो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मिस्टर एडम स्मिथ. इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके लिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. सो इनका नाम याद रखना कंपलसरी है. ही इज एडम स्मिथ. इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन. आपकी बुक में इनका पिक्चर नहीं रहेगा, बट विजुअलाइज करने के लिए मैंने ये पिक्चर ऐड किया है. इन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक में इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी किया था, उसके सॉल्यूशंस पे डिस्कशन किया था, और इकोनॉमिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई इनको द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. सो ये एडम स्मिथ नहीं है, आपके लिए एक मार्क्स है, राइट. इनका नाम याद रखोगे तो एक मार्क्स मिलेंगे, राइट. तो एक नंबर का काम हो जाएगा ये. सो ही विल प्रोवाइड यू 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के लिए, राइट. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रैगनर फ्रेश, यहाँ पे एडम स्मिथ. तो ऐसे ना हर लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं डिटेल में बताता चलूंगा, राइट, ताकि आप लोग उसको नोट करो और आपकी जो 1 मार्क्स है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स का जो कोटा है वो फुल हो जाए, राइट. तो ऑब्जेक्टिव कभी भी एक्सरसाइज में से ज्यादातर नहीं पूछते हैं, इन बिटवीन में से पूछते हैं. तो चैप्टर जब सुनोगे ना तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं बताता चलूंगा, राइट. सो एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ नेक्स्ट ही इज अल्फ्रेड मार्शल. सो लुक वाइज थोड़ा सा ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा दिख रहा है, बिकॉज हेयर स्टाइल इनका वैसा ही है, राइट. बट ही इज अल्फ्रेड मार्शल. इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें ना इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च करके स्टडी किया था और पॉपुलर बनाने का काम किया था. तो जस्ट इनका नाम याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल. और कुछ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमी के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक प्रोफेसर पिगाउ, J.R. हिग्स, प्रोफेसर सैमुएल्सन, मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, एटसेट्रा. सबके नाम याद नहीं रखने, हाँ, खाली अभी तक 2 नाम याद रखने. एक लास्ट लेक्चर के मिस्टर, राइट, जो फिस्ट थे, और यहाँ पे मिस्टर एडम स्मिथ. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, राइट. मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो इसके पहले का लेक्चर देख लो आप, उसमें आप लोगों को समझेगा कि मीनिंग डेफिनेशन क्या है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ओके, सो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करता है लार्ज लेवल के, बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स में. सो मैक्रो इकोनॉमिक भी पहले था, बट इसको जो पॉपुलर करने का काम है, इसकी एडवोकेसी ना मर्केंटलिस्ट लोगों ने की. अब मर्केंटलिस्ट लोग कौन होते हैं? ये वो होते हैं ट्रेडर्स, जो पहले के जमाने में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए जाते थे. तो 16th और 17th सेंचुरी में भी मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट था, बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था. जो माइक्रो इकोनॉमिक है ना, इसने वर्ल्ड पे रूल किया है टिल ग्रेट डिप्रेशन तक. 1930s के टाइम पे ना पूरी दुनिया में मंदी आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, और इसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. अब ये डिप्रेशन कैसे आ गया? ऐसा नहीं कि वर्ल्ड का ब्रेकअप हो गया था, राइट. डिप्रेशन में इंसान बहुत सारे रीजंस की वजह से जाता है. तो वर्ल्ड डिप्रेशन में कब जाता है? जब कंटिन्यूअस रिसेशन चलता होता है. अभी देखोगे, अभी का जो सिनेरियो है, अभी मई 2020 का जो टाइम चल रहा है, अभी बहुत सारी कंट्रीज ना रिसेशन में जा चुकी है, यानी उनके यहाँ पे ट्रेड नहीं है, राइट. जापान रिसेशन में जा चुका है. इंडिया अभी लाइक रिसेशन में गया नहीं है, बट मे भी जा सकता है, बिकॉज सारे बिजनेसेस बंद है. तो उस टाइम पे ना वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा था.
इसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। तो उस टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर जे एम कीन्स, इनका फुल नेम है लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, जे एम कीन्स। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, राइट, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, he is J.M. Keynes and he has written a book, The General Theory of Employment, Interest and Money। और ये जो बुक थी इसमें इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच को यूज किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। तो जो बड़े लेवल के प्रॉब्लम होंगे ना, अब ये ग्रेट डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन एक दो कंट्री रिसेशन में आई तो नहीं होगा, जब दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज रिसेशन में चली जाती है तो उसको कहते हैं डिप्रेशन, राइट। अच्छा, डिप्रेशन इकोनॉमी का वो फेज होता है जब इकोनॉमी बहुत लंबे टाइम से रिसेशन में होती है। तो समझो ना, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में कंटिन्यूअस रिसेशन चल रहा है। पता है साल भर में 4 क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के। तो समझो कि लगातार 2-3 क्वार्टर्स हर कंट्री का रिसेशन में चला गया, तो उसको कहते हैं कि वो कंट्री डिप्रेशन में चली गई। और जब लगातार 3-4-10-15 देश रिसेशन में डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ओके, सो दिस वॉज अबाउट हिस्टोरिकल रिव्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या होता है कि इसका एक्सटेंड क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस हद तक वर्क करता है, राइट। एज वी हैव सीन कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। सो यहाँ पे हम लोग 3 थियरीज पढ़ेंगे। कितने थियरीज पढ़ेंगे? 3 थियरी। और ये 3 थियरी में देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। फर्स्ट थियरी इज theory of product pricing, second is theory of factor pricing, and the third is theory of economic welfare। so डिटेल में देखते हैं एक थियरीज को। ओके, सो फर्स्ट इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, राइट। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, ये फर्म कैसे डिसाइड करेगी, राइट। सो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल के थिंग्स की बात करते हैं, राइट। तो एक इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होगा। हम लोग लेट सपोज कि किसी प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो हम लोग उसको 22 रुपीज में सेल नहीं कर सकते कि लेट 2 रुपए प्रॉफिट ऐड किया और बेच देते हैं, नहीं। फर्स्ट वी हैव टू सी कि इसका प्राइसिंग के पीछे स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसके लिए हम लोग को मार्केट फोर्सेस की स्टडी करनी पड़ती है। अब ये मार्केट फोर्सेस क्या है, तो मार्केट फोर्सेस होता है डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो हमेशा याद रखना, कोई बोले मार्केट फोर्स क्या होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई इज मार्केट फोर्स। अब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने के पहले हम लोगों को देखना पड़ता है, यानी फर्म्स को चेक करना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट के पीछे जो मार्केट फोर्स है, इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है। लेट सपोज कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने मैन्युफैक्चर कर लिया और उसका डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, राइट। सो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम लोग 2 चीजों की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एनालिसिस एंड इंडिविजुअल सप्लाई एनालिसिस। इसको कहते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये पर्टिकुलरली चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ये सेकंड अपना 3rd चैप्टर ही है पूरा डिमांड के बारे में, राइट। और 4th चैप्टर है सप्लाई के बारे में। तो इन डिटेल डिमांड और सप्लाई हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स यूज होते हैं। सो इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स होते हैं, यानी बिजनेस में किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स कंपल्सरीली होते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में ये चारों फैक्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी 4 फैक्टर्स क्या है, ये 4 फैक्टर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। सो देख रहे होगे कि सबका जो शॉर्ट फॉर्म है वो उसका फर्स्ट लेटर है, बट कैपिटल के साथ ये नहीं है। तो कैपिटल को हमेशा कैपिटल के से डिनोट करते हैं, लिखते हैं सी से, बट डिनोट करते हैं उसको कैपिटल के से। अब प्रोडक्ट को बनाने में ना यही 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता है। अब इन चारों फैक्टर प्रोडक्शन को हम लोग फैक्टर पेमेंट देते हैं, यानी इन फैक्टर्स को यूज करने के बदले में उनको दिया जाने वाला पेमेंट। तो लैंड यूज करने के बदले में हम लोग पे करते हैं रेंट, लेबर को पे करते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले में हम लोगों को देना पड़ता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जो जिसका माइंड है वो अर्न करता है प्रॉफिट। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को प्रपोर्शन में, यानी इक्वल रेशियो में, यानी हर चीज को इक्वली यानी प्रपोर्शन में उसको पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को फैक्ट्री ओपन करनी है और हम लोगों ने लेट सपोज कि मुंबई के एकदम पॉश एरिया में फैक्ट्री ओपन कर लिया,
तो अपना आधा खर्चा तो रेंट में ही चला जाएगा, राइट। तो बाकी के लोगों को हम लोग क्या देंगे? या फिर समझो कि हम लोगों ने लेबर की वेजेस बढ़ा दी, यानी उनको पेमेंट डबल कर दिया। तो अगर उनको पेमेंट डबल करेंगे तो बाकी के खर्चों का क्या होगा? यानी जो खर्चा है ना, ये जो फैक्टर है प्रोडक्शन का पेमेंट है, ये प्रपोर्शनेट होना चाहिए, यानी कि उसको हम लोगों को अनइक्वली डिवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अपनी थर्ड थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये थियरी जो है ना, एक्सप्लेन करता है कि कैसे अवेलेबल रिसोर्सेस को हम एफिशिएंटली अलोकेट करें। एफिशिएंसी हमेशा सेटिस्फैक्शन से आती है, राइट। एफिशिएंसी मींस ना कोई काम आप कितना परफेक्ट और कितना एक्यूरेट करेक्ट कर सकते हो। कभी ना, लेट सपोज आप मार्केट में जाओ ये लॉकडाउन हटने के बाद, तो पानी पूरी या सैंडविच वालों के पास जाना एंड सी कि उनका जो कटिंग स्टाइल रहता है, दे आर वेरी एफिशिएंट, राइट। एकदम फटाफट कट करते हैं और एकदम शेप में होता है वो, राइट। वैसा कभी घर पे ट्राई करना, राइट। ये विल एंजॉय, राइट। एंजॉय नहीं करोगे, मतलब ऐसा ट्राई मत करना अगर आप एफिशिएंट नहीं हो तो, एक्सपीरियंस नहीं है तो, राइट। जब लोग अवेलेबल रिसोर्सेस या फैक्टर से सेटिस्फाई नहीं होते ना, तब तक एफिशिएंट नहीं होंगे। सो इकोनॉमिक जो थियरी है, ये थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीन चीजों को बताती है। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एंड थर्ड वन इज एफिशिएंसी इन, राइट। सो ओवरऑल एफिशिएंसी या एफिशिएंसी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। सो अब ये थर्ड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर देखते हैं। तो ये जो थियरी है, ये डील करता है कि जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको हम लोग कैसे एफिशिएंटली अलोकेट करें। सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी तीन चीजों से डिसाइड होती है। फर्स्ट है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का हम लोग एकदम एफिशिएंटली यूज करें ताकि उससे हम मैक्सिमम रिजल्ट्स दे पाए, राइट। हम लोगों को वेस्टेज नहीं करना चाहिए अपने रॉ मटेरियल्स का या अपने रिसोर्सेज का या अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का। उसका जो ऑप्टिमम यूज है, अच्छे से अच्छा यूज है, वो करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो। सेकेंड है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। इसका मीनिंग ये है कि हमें ना अवेलेबल रिसोर्सेज से इतने अमाउंट के आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए जैसे कि हम टोटल पॉपुलेशन, यानी हमारी जो टोटल डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, उसको सेटिस्फाई कर सके, राइट। थर्ड वन इज एफिशिएंसी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ओवरऑल एफिशिएंसी। इट मींस कि हमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए जो कि मेजोरिटी लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके, राइट। अब इससे क्या समझता है, आज के सिनेरियो में देखोगे ना तो बहुत सारी कंपनियां जिनका मेन फंक्शन कुछ और है, वो अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना रही है। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनका मेन जो वर्क है ये ट्रैक्टर्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट नाउ डेज दे आर ऑल्सो मेकिंग वेंटिलेटर्स, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका क्लोथिंग का बिजनेस है, कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं, बट आज के टाइम में वो पीपी किट्स बना रहे हैं, लाइक हेल्थ केयर ऑफिशियल्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, या मास्क बना रहा है, सैनिटाइजर्स बना रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट, कि अभी की नीड वो है, अभी की डिमांड वो है, राइट। सो टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज किया है, हमेशा के लिए नहीं बट अभी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो जब लोगों को जिस चीज की जरूरत हो, यानी मार्केट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो, आपको वो करना चाहिए। अगर आप डिमांड के अगेंस्ट जाओगे तो कंपनी कभी भी फ्लरिश नहीं हो सकती, राइट। सो हम लोगों ने देखा कि माइक्रो इकोनॉमी का हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है, माइक्रो इकोनॉमी का हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है, और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, कि माइक्रो इकोनॉमी किस एक्सटेंट तक वर्क करता है। सो अगर कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ सजेशन हो, फीडबैक हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एचएससी बोर्ड की, तो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, मुझे आप मेल कर सकते हो। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।